आगे देख रहे हैं, 8 प्रिंसिपल्स हम कर चुके हैं। 9th प्रिंसिपल एक आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कंसेप्ट, एक ही बात। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? जो गुड्स को सेल करके हमारे पास पैसा आता है। रेवेन्यू बेसिकली मींस सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू होता है। उसके अलावा जो रेकरिंग बेसिस पर इनकम आती है, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एक्सेट्रा, ये हमारे लिए रेवेन्यू हुआ करता था। तो एक तो गुड्स और सर्विसेज को सेल करके जो पैसा आता था उसको हम रेवेन्यू कहते थे, और एक जो हमें रेगुलर बेसिस पर और कहीं से भी पैसा आता था जैसे रेंट आ गया, कमीशन आ गई, डिविडेंड्स आ गए, इंटरेस्ट आ गया, तो वो हमारे लिए रेवेन्यू हुआ करता था। अश्मित, यही हुआ करता था। यस सर। तो ये कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन का मतलब है कि ये कंसेप्ट ये आइडेंटिफाई करता है कि रेवेन्यू को हम कब रियलाइज कराएं या रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करें। दिस कंसेप्ट एक्सप्लेन्स व्हेन, मतलब एट व्हाट टाइम रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड। रेवेन्यू को किस टाइम पर हमने रिकॉर्ड करना है। बेसिकली थोड़ा थोड़ा एक्रूवल कंसेप्ट की तरह ही है कि ये कंसेप्ट रेवेन्यू से डील करता है कि रेवेन्यू को किस टाइम पीरियड पे रिकॉर्ड करें। वही बेसिस आ जाता है कि कैश के हिसाब से रिकॉर्ड करें या जब वो ड्यू हो जाए तब रिकॉर्ड करें। तो मैंने आपको बताया था, मिनल याद है, मैंने आपको बताया था रेवेन्यू को हमने या एक्सपेंसेस को भी बेसिकली रिकॉर्ड करते थे, जब वो ड्यू होता था तब रिकॉर्ड करते थे, कैश को हम नहीं देखा करते थे, याद है? मिनल, तो यहां पर भी ये कंसेप्ट क्या कहता है कि हमने रेवेन्यू को किस टाइम पर रिकॉर्ड करना है। गुड्स और सर्विसेज को कब रिकॉर्ड करना है? ऑन द डे व्हेन गुड्स आर सोल्ड। जिस दिन आपने गुड्स को बेच दिया है या सर्विसेज आपने दे दी है, सर्विसेज आर रेंडर, आप उस दिन रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। आपने कैश को नहीं देखना कि कैश कब आया है। तो जब बाद में प्रैक्टिकली अकाउंट्स बनाने आएंगे तो उसमें आएगा कि रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। मोहिलीन बच्चे, हाँ जी सर। मान लो आपने टोटल 10 लाख रुपीस की सेल करी, हाँ जी। ठीक है जी, ये आपने गुड्स को सेल करा 15 मार्च को। ओके सर। जिसको हमने सेल करी थी उसने 15 फैब को एडवांस में हमें 2 लाख रुपीस दे दिए। ओके सर। एक सेकंड बच्चे, ये आशना आ रही है, पता नहीं। एक सेकंड वेट करना। आशना बच्चे एक बार माइक फोन करके बात करेंगे। हाँ जी सर। आशना बच्चे, आप बड़े बड़े दिन की छुट्टियां कर रहे हो, बीच में 4-4 5-5 दिन। सो ऑनलाइन इतने अच्छे कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं हो रहे बच्चे यहाँ पर ना बैच ऑफलाइन स्टार्ट करूं। ऑफलाइन भी चल रहा है बच्चे, कई बच्चे ऑफलाइन भी आ जाते हैं, तो आप बेशक से ऑफलाइन आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सो ऑफलाइन आ जाओ, फिर मैं टाइमिंग यही है, इसमें दोनों चीजें चल रही है बच्चे, मैं सेंटर पे ही पढ़ा रहा हूँ। 12th क्लास वाले बच्चे ऐसे ही कर रहे हैं, जिसको ऑफलाइन में आना है ऑफलाइन में आ जाता है, जिसको ऑनलाइन में आना है ऑनलाइन में आ जाता है। तो दोनों बैच साथ साथ चल रहे हैं, सामने बच्चे बैठ के पढ़ते भी हैं और रिकॉर्डिंग भी साथ ही साथ होती है। ओके सो फिर मैं ऑफलाइन आ जाऊंगी कल से। हाँ, लेकिन रेगुलर रहोगे तो बात बनेगी है, बिना हाँ रेगुलर जी में तो सर, कोई दिक्कत कल से ऑफलाइन आ जाऊंगी मैं। ठीक है। तो और भी आप में से भी किसी और बच्चे को लगता है कि हमें ऑफलाइन आना है, तो काफी स्पेस है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, खुले खुले बैठ सकते हैं। तो अगर किसी को लगता है ऑनलाइन में दिक्कत है तो वो ऑफलाइन आ सकता है, ऐसी कोई इशू नहीं। तो मोहिलीन बच्चे, मैं आपसे पूछ रहा था, हाँ जी सर। 15 फैब को एडवांस में 2 लाख उन्होंने कैश दे दिया था, हाँ जी। ये कैश रिसीव था, ठीक है जी।
फिर हमने 15 मार्च को गुड सेल करे, फिर 15 अप्रैल को उन्होंने हमें 8 लाख बाकी का कैश दे दिया। हाँ जी सर। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कह रहा है कि आपने रेवेन्यू को कौन सी डेट पर रिकॉर्ड करना है? सर जिस दिन वो रिकॉर्ड जब वो ले लेंगे जब हम पैसे जब ले लेंगे। कैश तो मैंने कहा नोट व्हेन कैश इज रिसीव्ड, नोट कैश को तो हमने देखना ही नहीं। हाँ क्या जी, देखना है हमने? जिस दिन हमने गुड्स को सेल करा है। हाँ जी, तो हमने गुड्स को सेल कौन सी डेट को करा है? 15th मार्च। हाँ, तो इस क्वेश्चन में 15th मार्च जो डेट है, इस दिन हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स के अंदर। मतलब जो सेल्स की एंट्री पास करनी है वो हम 15th मार्च को पास करेंगे, ना तो वो 15th फेब को करेंगे, ना ही वो 15th अप्रैल को करेंगे। क्लियर है? हाँ जी सर। एक्रूअल सर, कंसेप्ट ये तो तो बेसिकली एक्रूअल कंसेप्ट ही हो गया। हाँ, एक्रूअल कंसेप्ट को ही थोड़ा सा और डिटेल में लेके जाते हैं ना, तो एक मैचिंग कंसेप्ट उसी में से निकल के आता है, एक रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट उसी में से निकल के आता है। तो बेसिकली थोड़ा सा और भी डिटेल में बता रहा हूँ अभी, उसको भी देखते हैं। एक्रूअल कंसेप्ट में भी आता था इसमें ये चीज, बिल्कुल 100% आती थी। ठीक है, यस सर। उसके बाद ये बाकी जो इनकम्स है इनको भी टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। टाइम बेसिस मतलब जिस टाइम पीरियड से ये रिलेटेड है, इनको भी हम कैश बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं करते, नॉट ऑन कैश बेसिस। क्लियर है? जैसे रेंट मार्च का है तो वो मार्च में रिकॉर्ड होगा, आप ये नहीं देखोगे कि आपने कैश कब दिया। ठीक है, मार्च का रेंट है, आपने पे अप्रैल में करा, लेकिन वो रिकॉर्ड कब होगा? मार्च में। रिद्धि क्लियर है चीज? यस सर। तो एक्रूअल कंसेप्ट भी यही कहता था बेसिकली। वहां पर हम एक्सपेंसेस और इनकम दोनों को देखते थे, यहाँ पर हम खाली रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं कि रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि रियल लाइफ में जब अकाउंट्स बनाएंगे तो उससे फर्क पड़ जाएगा। अगर आपने मार्च में रिकॉर्ड करा तो और अप्रैल में रिकॉर्ड करा तो उससे फर्क आ जाएगा। मार्च क्योंकि 31 मार्च को क्लोजिंग हो जाएगी तो उससे दिक्कत आ जाएगी फिर। तो हमको क्लियर कट पता होना चाहिए कि रेवेन्यू को किस टाइम पीरियड पर रिकॉर्ड करना है। तो गुड्स और सर्विसेज के केस में तो जिस डेट को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, मतलब जिस डेट को आपने गुड्स को बेच दिया है, आप उस डेट को रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे। आप ये नहीं देखोगे कि कैश कब आया। कैश पहले भी आ सकता है, कैश बाद में भी आ सकता है। योगेश ठीक है बच्चे? हाँ जी सर। ऐसे ही और बाकी जो इनकम्स हैं, रेंट रिसीव्ड वगैरह, उनको भी टाइम बेसिस पर रिकॉर्ड करती है कि किस टाइम से वो रिलेटेड हैं। अब उनको कैश के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करते कि कैश कब आया। अश्वित क्लियर है चीज? यस सर। लेकिन दो चार में एक्सेप्शंस है जिसका आपको ध्यान रखना है। 2-3 केसेस ऐसे होती हैं जिसके अंदर हम सेल्स के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करते। वो देखते हैं केसेस क्या होते हैं। रिद्धि बच्चे ठीक है? यस। जब गुड्स इंस्टॉलमेंट बेसिस पर बेचते हैं, कई लोग इंस्टॉलमेंट बेसिस पर बेचते हैं ना, 10 इंस्टॉलमेंट बांध दी, यस सर। तो रेवेन्यू हम कैश बेसिस पर रिकॉर्ड करते हैं। जितना इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड होगी ना, उसको हम रेवेन्यू मानेंगे खाली, उस दिन हम सेल्स को नहीं मानेंगे। सर प्लीज रिपीट करना ये। मैं करता हूं। मान लो एक 1 लाख रुपीस की चीज है, यस सर। आपने आज सेल कर दी 1 लाख की, यस सर। और 10 इंस्टॉलमेंट्स बना दी उसकी। यस सर। मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, हो सकता है स्कूल में इतना डिटेल में आपको ना बताए नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए बता रहा हूं, पता होना जरा जरूरी। सर जैसे ईएमआई में होता है। हाँ, ईएमआई इंस्टॉलमेंट बनाना होता है। ईएमआई इजी मंथली इंस्टॉलमेंट से दोगे बेसिकली, मतलब आज महीने की किस्तें बांधनी। यस सर। तो वही इंस्टॉलमेंट ही होगी ईएमआई बेसिकली। उसमें क्या होता है, मान लो 1 लाख रुपए की हमने आज सेल कर दी, यस सर। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट तो क्या कहता है, जिस दिन गुड्स बेचे उस दिन रिकॉर्ड कर दो। यस सर। लेकिन अगर आपने इंस्टॉलमेंट में बेचा, मान लो 10 इंस्टॉलमेंट्स बना दी, यस सर। तो उस केस के अंदर 10 इंस्टॉलमेंट वाले में फिर जितनी इंस्टॉलमेंट आ गई है उसी को रेवेन्यू मानोगे खाली। मतलब 1 लाख को आप रेवेन्यू नहीं मानोगे। मान लो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आई 10,000 की, तो आप 10,000 को रेवेन्यू में रिकॉर्ड करोगे। फिर मान लो नेक्स्ट मंथ 10,000 की इंस्टॉलमेंट आई तो 10,000 को रेवेन्यू में रिकॉर्ड करोगे। जितना इंस्टॉलमेंट आएगी उसको रेवेन्यू मानना। ओके सर। आदरी का क्लियर है बच्चे? ये सर फिर हम स्टॉक भी साथ साथ उतना उतना ही माइनस करेंगे? हाँ जी, ईयर के एंड में जो करेंगे। क्लियर है बच्चे आदरी का? यस सर। अश्मित क्लियर है बच्चे? सर जैसे हम 10,000 के गुड्स बेचे
तो हमने उसी टाइम रिकॉर्ड करेंगे कि 10,000 आए और 10,000 के गुड्स गए, हम पूरे हाँ 1 जी। लाख के गुड्स नहीं मानेंगे। नहीं, ओके सेल्स को जितना सेल्स मानेगा उसी को स्टॉक में से माइनस करा करते हैं ना बच्चे। नहीं, हमने आज 1 लाख के गुड्स आज ही सेल कर दिए सारे, लेकिन सेल की इंस्टॉलमेंट एंट्री तो आप 10,000 सेल की एंट्री तो 10,000 से पास कर रहे हो ना। तो स्टॉक हमने दे तो नहीं, लाख रुपए हाँ। की दिए, लेकिन -10 की करेंगे। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ओके सर। ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कंपनी में अश्मीत बच्चे, मान लो हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज होती हैं, उनको तो Yes, 5-5, sir. 10-10 साल लग जाते हैं। हाँ जी। मान लो हमारा 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है, मतलब जब पूरा बन जाएगा तो उसमें हजारों घर हैं जो 100 करोड़ रुपए में बिकेंगे, ओके सर। लेकिन इसको तो 5 साल लग जाएंगे बनने में। क्या 5 साल तक पैसा तो 5 साल के बाद आएगा। यस सर। तो इसमें हम क्या करें, इसमें हम रेवेन्यू कितना मानते हैं, जितना पार्ट कंस्ट्रक्टेड है उसको हम रेवेन्यू मान लेते हैं। जैसे मान लो हमारी पहले साल 10% कंस्ट्रक्शन हो गई, ओके सर। तो 100 करोड़ का 10% कितना हो गया, 10 करोड़। 10 करोड़ को हम रेवेन्यू मान लेते हैं, बेशक से पैसे आए नहीं अभी तक, गुड्स बिके नहीं, तब भी हम उसको रेवेन्यू मान लेते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनी में ना 5-5 साल तक रेवेन्यू को पोस्टपोन करना फीजिबल नहीं है। ओके सर। ऐसे ही माइनिंग कंपनीज होती हैं, माइनिंग जैसे कोल माइंस वगैरह होती हैं, उसमें भी जितना आप एक्सट्रैक्ट करते हो, मान लो कोल माइन है तो उसमें कोल जितना एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने, उसको आप रेवेन्यू मान लेते हो, बिका हो चाहे ना बिका हो। मतलब कंस्ट्रक्शन और माइनिंग में जितना पार्ट आपने बना दिया ना, उसके हिसाब से उसको रेवेन्यू मान लेते हैं हम, उसके अंदर बिकने का वेट नहीं करते। ओके सर। ये एक्सेप्शंस हैं, आपके स्कूल में वैसे नहीं करवाई जाएंगे, लेकिन 2-3 एक्सेप्शंस हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कांसेप्ट कहता है कि इन केसेस के अंदर फिर आप जिस दिन गुड्स बिके हैं उस दिन ना मानो, इंस्टॉलमेंट के अंदर तो जितना पार्ट इंस्टॉलमेंट का मिलेगा उसको मान लो, कंस्ट्रक्शन के केस में जितना पार्ट कंस्ट्रक्ट हो गया उसको रेवेन्यू मान लो, माइनिंग कंपनीज के केस में जितना मिनरल्स आप एक्सट्रैक्ट कर चुके हो उसको रेवेन्यू मान लो, उसमें सेल के हिसाब से ना मानो। क्लियर है बच्चे? कश्मीर क्लियर है? यस सर। महक क्लियर है बच्चे? यस सर। योगेश क्लियर है ना बच्चे? तो नॉर्मली आपने क्या बताना है इसके अंदर कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट डिटरमाइंस द टाइम व्हेन द रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमें बताता है कि किस टाइम पर रिकॉर्ड करो। एज पर दिस कंसेप्ट रेवेन्यू शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द डे व्हेन गुड्स आर सोल्ड, व्हेन ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड, नॉट ऑन द डे व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। Similarly, in case of incomes, revenue should be recorded on the basis of time, not when the cash is received. ठीक है जी, योगेश क्लियर है? आशना आपको आया समझ बच्चे थोड़ा बहुत? यस सर। लेकिन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट में 2-3 एक्सेप्शंस मैंने बता दिए। अगर इंस्टॉलमेंट बेसिस पर आप गुड्स को बेचते हो, या अगर आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हो या माइनिंग का काम करते हो, तो वहां पर जिस डेट को गुड्स बिकते हैं उस दिन हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करते हैं, वहां पर फिर हम अलग क्राइटेरिया के हिसाब से करते हैं। मोहिलीन क्लियर है बच्चे? हाँ जी सर। मिनल क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है। इनमें से 1-2 प्रिंसिपल्स हो सकते हैं आपको स्कूल के अंदर ओमिट भी करवा दें, लेकिन आप अपने नॉलेज के लिए सारी चीज रखना। जितना नॉलेज गेन करोगे उतना ही आगे चल के अकाउंट्स ईजी लगता है। देन एक कंसेप्ट होता है बच्चे मैचिंग कंसेप्ट। अगर आपको प्रॉफिट्स पता करने हैं तो किसको किसके साथ मैच करते थे अश्मीत बच्चे? किस चीज को किसके साथ मैच करते सर थे? एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को। एक्सपेंसेस और रेवेन्यू को। तो ये भी थोड़ा थोड़ा एक्रूअल कंसेप्ट है। रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड करा आपने? जिस दिन गुड्स को सेल कर दिया। यस सर। अब क्वेश्चन अराइज होता है उसमें कौन से एक्सपेंस माइनस करूं? हमने एक्सपेंस माइनस करने हैं द एक्सपेंसेस व्हिच आर एप्लीकेबल टू द रेवेन्यू। मतलब क्या होता है एक्सपेंसेस? एप्लीकेबल मींस एक्सपेंसेस व्हिच हैव हेल्प्ड इन जनरेटिंग रेवेन्यू। ऐसे एक्सपेंसेस जिन्होंने रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प करी है, वो सारे एक्सपेंसेस माइनस होने चाहिए, वेदर पेड और नॉट। पे करा या नहीं करा, मतलब ये भी यही कह रहा है कि एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो, एक्रूअल कंसेप्ट के हिसाब से आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करो, उसके बाद मैचिंग करो, तभी सही प्रॉफिट निकल के आएगा, अदरवाइज सही प्रॉफिट नहीं निकल के आएगा। मिनल ठीक है बच्चे? सर एक बार रिपीट कर दो। वी हैव टू कैलकुलेट द प्रॉफिट्स। यस सर।
In order to calculate profits, we have to match revenue with the expenses. Yes, sir. तो कौन सा रेवेन्यू लो और कौन सा एक्सपेंस लो? ये कहता है all those expenses which are applicable to the revenue, means all those expenses which have helped in generating the revenue, whether we have paid those expenses or not. अगर उन्होंने रेवेन्यू को जनरेट करने में हेल्प करी है, बेसिकली जो एक्सपेंस ड्यू हो चुका है, आपने उन सभी एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से माइनस करना है, तभी सही सही प्रॉफिट निकल के आएगा, तभी सही सही मैचिंग होगी। अगर आपने कैश के हिसाब से रिकॉर्ड कर दिया एक्सपेंसेस को, तो सही मैचिंग नहीं होगी। Okay, sir. बड़ा सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं बच्चे। गुड्स आपने सेल करे 15 मार्च को 5 लाख रुपए के, ठीक है मिनल? Yes, sir. रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट अभी क्या कर रहा था? रेवेन्यू को कब रिकॉर्ड कर दो? 15 मार्च को कर दो। Yes, sir. तो मेरा रेवेन्यू कितने का आ गया? 5 लाख का। Yes, sir. अब एक्सपेंसेस इसके ऊपर में 3 लाख के, रॉ मटेरियल वगैरह, ठीक है जी। उसमें से आपने पे जो करा, उसमें से 1 लाख तो आपने पे कर दी अभी 15 मार्च को ही, Yes, sir. और बाकी 2 लाख जो आपने पे करे, वो पे करे अप्रैल 15 को। Yes, sir. इस रेवेन्यू के ऊपर एक्सपेंसेस कितने एप्लीकेबल है, मतलब कितने एक्सपेंसेस इससे रिलेटेड? 3 लाख या 1 लाख? 3 lakh. 3 लाख। ये कंसेप्ट ये कह रहा है कि जो टोटल एक्सपेंसेस उससे रिलेटेड है, वो सारे एक्सपेंसेस उसमें से माइनस करने चाहिए, चाहे आपने कैश पे करा या नहीं करा। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि 3 लाख रुपए अगर आप माइनस करोगे, तो आपका सही सही मैचिंग होके सही सही प्रॉफिट निकल के आएगा, क्योंकि ये 3 लाख इस रेवेन्यू से रिलेटेड है, इसके ऊपर एप्लीकेबल है। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 3 लाख रुपए के एक्सपेंसेस लगे हैं। अगर आपने एक्सपेंसेस को कैश बेसिस पर रिकॉर्ड कर दिया, मान लो आप खाली 1 लाख के रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हो, तो 4 लाख का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा, Yes, sir. वो गलत हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो अगर आपको सही सही मैचिंग करनी है, तो जो भी एक्सपेंसेस हैं जो करंट ईयर से रिलेटेड हैं, चाहे आपने कैश दिया है चाहे आपने कैश नहीं दिया है, अगर वो एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं, अगर उन एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिल चुका है, जैसे गुड्स बिक गए हैं, इसका मतलब उस एक्सपेंस का बेनिफिट मुझे मिल चुका है, तो वो सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होने चाहिए, कैश को हमने देखना ही नहीं है। योगेश क्लियर है? मोहिलिन क्लियर है बच्चे? जी सर। जी सर। Yes, sir. ठीक है योगेश। अश्मिता आप बताना बच्चे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, एक्सपेंस ड्यू हो गया लेकिन पे नहीं करा, यस सर, रिकॉर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ड्यू हो चुका है, यस सर, होना चाहिए। होना चाहिए। तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है जितने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उनको रिकॉर्ड करो। एक होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, जिसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहते हैं, ठीक है? यस सर, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में पे कर दिया लेकिन ड्यू नहीं हुआ, ठीक है जी? पेड बट नॉट ड्यू, सर तो ड्यू नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं होगा। नहीं होना चाहिए, तो नॉट रिकॉर्डेड। तो हम जब अकाउंट्स बनाएंगे तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को तो एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है? यस सर, ऐसे ही एक होती है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है इनकम अर्नड, हमने वो पैसा कमा लिया है बट नॉट रिसीव्ड, मिला नहीं है, कमा लिया है ना, तो ये रिकॉर्ड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर। तो इसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही एक होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया हमें, हमने कमाया नहीं है, क्या सर रिकॉर्ड होना नहीं चाहिए? होगा, Not नहीं। नहीं होना चाहिए, नॉट रिकॉर्डेड। तो मैचिंग कंसेप्ट यही कहता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करो, प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड ना करो, एक्रूड इनकम को रिकॉर्ड करो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को रिकॉर्ड ना करो। क्लियर है? यस ठीक है सर। जी। और क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल का है, वो इस साल बिकेगा अगले साल बिकेगा? सर अगले साल। हाँ, तो क्लोजिंग स्टॉक को कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक की फॉर्म में, और नेक्स्ट ईयर उसके बेनिफिट को रिकॉर्ड करेंगे, इस साल उसके बेनिफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है जी? ओके तभी सही सर। सही मैचिंग होगी। तो मैचिंग कंसेप्ट बेसिकली यही कहता है कि सही सही मैचिंग कैसे करें। अगर आपने रेवेन्यू को तो जिस दिन गुड्स को सेल करा उस दिन रिकॉर्ड कर दिया, और एक्सपेंसेस को लेकिन अगर आपने कैश के हिसाब से रिकॉर्ड कर दिया, तो सही सही मैचिंग नहीं होगी। आशना क्लियर है चीज? Yes, sir. सर एक बार रिपीट करना। रेवेन्यू को तो ये बता रहे हैं। मान लो आपने रेवेन्यू, जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5 लाख का रिकॉर्ड कर दिया, गुड्स बिक गए, उस पे खर्चा हुआ था 3 लाख का। योगेश, खर्चा हुआ 3 लाख का, उसमें से 1 लाख आपने इस साल दिया, 2 लाख अगले साल दिया, ठीक है जी? आदरी का, ठीक है बच्चे?
योगेश मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो अरे। एक्सपेंस आपने एक्सपेंस को कैश के हिसाब से नहीं रिकॉर्ड करना, जो एक्सपेंस उस रेवेन्यू के ऊपर एप्लीकेबल था वो सारा एक्सपेंस रेवेन्यू में से माइनस होना चाहिए, चाहे पे करा या नहीं करा। ओके सर। मिनल क्लियर है ना? बेसिकली एक्रूवल कंसेप्ट ही है। एक्रूवल कंसेप्ट में बस मैचिंग आ गया कि अगर आपको प्रॉफिट से ही कैलकुलेट करना है तो रेवेन्यू को भी एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करना है और एक्सपेंसेस को भी एक्रूवल कंसेप्ट के हिसाब से रिकॉर्ड करना है। क्लियर है? रिद्धि क्लियर है बच्चे? यस सर। तो मैचिंग क्या कर रहे हैं हम? इन ऑर्डर टू कैलकुलेट प्रॉफिट वी आर मैचिंग रेवेन्यू विद द एक्सपेंसेस। तो ये कंसेप्ट कहता है सही सही मैचिंग जब ही हो पाएगी जब जितने भी एक्सपेंसेस उस रेवेन्यू के ऊपर एप्लीकेबल हैं। एप्लीकेबल का मतलब जितने भी एक्सपेंसेस की वजह से वो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जितने भी एक्सपेंसेस का बेनिफिट हमें मिल चुका है, वो सारे एक्सपेंसेस को अपने रेवेन्यू में से माइनस करना है। बेसिकली जितने भी एक्सपेंसेस ड्यू हो चुके हैं, आपको ये नहीं देखना कि आपने कैश दिया है या नहीं दिया है। इसी रीजन की वजह से हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को तो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड नहीं करते। इसी रीजन की वजह से हम एक्रूड इनकम्स को तो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को रिकॉर्ड नहीं करते। इसी रीजन की वजह से हम क्लोजिंग स्टॉक को नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करके ओपनिंग स्टॉक बना देते हैं, करंट ईयर में उसका बेनिफिट ना दिखा के नेक्स्ट ईयर में उसका बेनिफिट दिखाते हैं। मोहिलिन क्लियर है? जी सर। आद्रिका क्लियर है बच्चे? Yes, sir. मिनल क्लियर है बच्चे? Yes, sir. ठीक है, एक कंसेप्ट और कराता हूं, उसके बाद एक बार इसको नोट्स में से कराता हूं। तो इससे पहला मैंने रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट बताया, यहां मैंने मैचिंग कंसेप्ट बताया। 8 9 10 11वां कंसेप्ट आएगा ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। बच्चे दो टाइप के वर्ड्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव, एक होता है ऑब्जेक्टिव। कोई बता सकता है इसमें डिफरेंस क्या है? सर सब्जेक्टिव लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज टाइप शायद। बल्कि हाँ बिल्कुल, आपके सिलेबस के हिसाब से तो ये होता है, सब्जेक्टिव का मतलब लॉन्ग और ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एमसीक्यूज। वैसे और डिफरेंस क्या होता होगा? एक होती है ऑब्जेक्टिव अप्रोच किसी काम को करने की, एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच किसी काम को करने की। एमसीक्यूज में चलो आशना बताना। यस सर। एमसीक्यूज में जो टीचर की पर्सनल बायसनेस है, पर्सनल सोच है, हर किसी की अपनी अपनी बायसनेस होती है, यस सर। पर्सनल लाइकिंग्स होती है, पर्सनल डिसलाइकिंग्स होती हैं। यस सर। मतलब एक काम फेयर होता है, एक काम अनफेयर हो सकता है। तो क्या ऑब्जेक्टिव वाले में अनफेयर होने का चांस है? यस सर। एमसीक्यूज है, 4 आया, सी पार्ट ठीक है, तो क्या टीचर उसमें अपनी तरफ से अपना दिमाग लगा के बी पार्ट ठीक कर सकती है? नो सर, जो ठीक है उसे हाँ। कोई ठीक। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसमें बिल्कुल करेक्ट चीज हो। मतलब करेक्ट का मतलब नो पर्सनल बायसनेस, कोई बायसनेस नहीं है, नो चीटिंग, किसी टाइप की कोई चीटिंग नहीं हो सकती, उसको हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है ना? कोई फेवर नहीं हो सकता, उसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। क्लियर है? आशना क्लियर है चीज? यस सर। सब्जेक्टिव लेंथी क्वेश्चन को सब्जेक्टिव क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर पर्सनल बायसनेस चल सकती है। प्रीजुडाइज, आपके दिमाग में क्या है वो चीज मैटर करती है, उसमें फेवर हो सकता है, किसी का हम फेवर करना चाहें। अब इंग्लिश का आप एक वो लिख के आते हो, मान लो 10 मार्क्स का एक ऐसे लिख के आते हो, अश्मीर यस सर। आप 3 अलग अलग से इंग्लिश के टीचर्स को दिखा दो वो 10 मार्क्स का ऐसे, तो क्या तीनों के तीनों टीचर्स जो हैं इसको एक जैसा इवेल्युएट करेंगे या अलग अलग करेंगे? सर अलग अलग करेंगे। अलग अलग। कोई तो 10 में से 10 दे देगा, कोई 10 में से 7 दे देगा, कोई 10 में से 8 दे देगा। यस सर। इसका मतलब पर्सनल जो बायसनेस है वो मैटर करती है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको इसलिए तो कह देते हैं, जो लेंथी क्वेश्चन उनको सब्जेक्टिव इसलिए कह देते हैं क्योंकि हर कोई अपने अपनी पर्सनल बायसनेस के हिसाब से इवैल्यूएट करता है, हर कोई अपने अपनी सोच के हिसाब से इवैल्यूएट करता है। ओके सर। तो एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है काम को करने की। शॉर्ट क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को ऑब्जेक्टिव क्यों कह देते हैं? क्योंकि इसकी जो वैल्यूएशन है उसमें कोई बायसनेस नहीं हो सकती। ठीक है जी? यस सर। और लॉन्ग आंसर को सब्जेक्टिव इसलिए कह देते हैं क्योंकि उसमें बायसनेस हो सकती है। ठीक है? तो एक सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं।
ओके सर। ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट भी कहता है जब आप अकाउंट्स बनाओ तो अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। अकाउंट्स शुड बी प्रिपेयर्ड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। आप अकाउंट को ऑब्जेक्टिव वे में बनाओ, सब्जेक्टिव वे में ना बनाओ। मतलब कोई पर्सनल बायसनेस ना हो, अकाउंटेंट क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, नो पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग, कोई पर्सनल किसकी क्या लाइकिंग है क्या डिसलाइकिंग उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई किसी टाइप का कोई फेवर ना हो, कोई चीटिंग ना हो। जब आप अकाउंट्स बनाओ तो ऑब्जेक्टिव वे में बनानी है, सब्जेक्टिव वे में अकाउंट्स नहीं बनाना। ठीक है जी अश्मीत? यस सर। तो ऑब्जेक्टिव कब होंगे और सब्जेक्टिव कब होंगे? अगर तो मैं डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर बनाता हूं, आपको मैंने बताया था याद हो, सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, उसके बेसिस पर अकाउंट बनाता हूं। ठीक है जी, तब तो मैं ऑब्जेक्टिव बना रहा हूं अकाउंट, तब उसमें कोई बायसनेस नहीं होगी। ठीक है जी। ओके सर। और अगर मैं बिना डॉक्यूमेंट्स के अकाउंट बना देता हूं तो इसका मतलब फिर तो मेरी मर्जी है कैसे भी रिकॉर्ड कर दूं। यस सर। तो वहां पर फिर हम क्या हो गए, सब्जेक्टिव अप्रोच आ गई। क्लियर है? ओके सर। तो ऑब्जेक्टिव होता है जो पार्शियल हो, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो। तो हमने क्या करा, ऑब्जेक्टिव हमारे पर विश्वास को हमको सही, मान लो मैं कहता हूं कि मैं ऑब्जेक्टिव हूं, मैंने बिल्कुल सही सही काम को करा, तो आप ये तो कहोगे ना इसका प्रूफ बता सही कैसे करा। यस सर। तो अकाउंट के अंदर क्यों ऑब्जेक्टिव कब है, जब हम उसको प्रूव कर सकते हैं। यस सर। वाउचर। हाँ, वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दिस कंसेप्ट सेज दैट व्हेनेवर वी आर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन it must be supported by some source document, it must be supported by vouchers, only then we can say that the accounts have been prepared in an objective manner. Clear है? यस सर। तो हमें बिना सोर्स डॉक्यूमेंट्स के, बिना वाउचर्स के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो सब्जेक्टिव तरीके से अकाउंट नहीं बनाने चाहिए, ऑब्जेक्टिव तरीके से बनाने चाहिए। और ऑब्जेक्टिविटी जब ही आएगी, ऑब्जेक्टिव हम जब ही होंगे जब हम सोर्स डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर बनाएंगे। क्लियर है? मैं क्लियर है बच्चे? Yes, sir. तो सब्जेक्टिव हम अकाउंट्स के अंदर ऑब्जेक्टिव तरीके से हमने अकाउंट्स बनाने हैं। ऑब्जेक्टिविटी कहती है कि कोई पर्सनल बायसनेस ना हो, कोई आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग से कोई फर्क ना पड़ता हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, जब भी किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है तो उसको सोर्स डॉक्यूमेंट्स के साथ रिकॉर्ड करना है, ताकि बाद में उसको प्रूव करा जा सके। कोई ये ना कह सके कि आपने पार्शियलिटी करी है, हमने किसी टाइप की कोई पार्शियलिटी नहीं करनी है, कोई चीटिंग नहीं करनी है। तो उसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। अगर आप बिना सोर्स डॉक्यूमेंट के बना दोगे, मोहिलिन बच्चे, मोहिलिन, हाँ जी सर। अगर आप बिना सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अकाउंट बना दोगे तो क्या आप अपने आप को कि हम ऑब्जेक्टिव हैं, हमने बड़े सही तरीके से काम करा, प्रूव कर सकते हो क्या? सर नहीं। नहीं। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव होने के लिए सोर्स डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है। महक क्लियर है चीज? यस सर। किसी को कोई डाउट हो पूछ ले, उसके बाद नहीं तो मैं नोट्स में से कराता हूं। योगेश क्लियर है बच्चे? हाँ जी सर। आद्रिका क्लियर है बच्चे? यस सर। ठीक है, ये वाली नोट्स में से देखना। अभी अपने अपने नोट्स ओपन कर लेंगे जो मैंने आपको भेज रखे हैं, मैं उसमें से करवा रहा हूं। मैंने आपको 9th नंबर पे जो आज प्रिंसिपल करवाया, डेट इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, मोहिलिन यही करवाया। हाँ जी सर। ठीक है जी। मैंने फर्स्ट लाइन पे अंडरलाइन करके वो विषय से ना करना, सेकंड लाइन से देख। रेवेन्यू इज अर्नड बाय सेल ऑफ गुड्स और बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मेन तो रेवेन्यू कहां से आता है, गुड्स को सेल करके या सर्विसेज प्रोवाइड करके। आद्रिका? यस सर। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटरमाइंस द टाइम और द पर्टिकुलर पीरियड इन विच द रेवेन्यू इज रियलाइज्ड। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट हमें ये बताता है कि किस टाइम पर आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज्ड when the title or the ownership of the goods has been transferred to the purchaser and he has legally become liable to pay the amount। जिस दिन हमने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, जिस दिन वो लीगली लायबल हो गया कि अब उसने हमारे पैसे देने हैं, बेसिकली जिस दिन आपने गुड्स को सेल कर दिया है, उस डेट को आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे।
It should be remembered that revenue recognition is not related with the receipt of cash. किस दिन कैश आएगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अश्मीत बच्चे को मैंने भी एग्जांपल के साथ भी समझाया ये चीज, क्लियर है? Yes, sir. फॉर एग्जांपल इसमें भी एग्जांपल दे रखा है, फर्म गेट्स एन ऑर्डर ऑफ गुड्स ऑन 1 जनवरी, 1 जनवरी को ऑर्डर आया, 20 जनवरी को हमने गुड्स को सेल कर दिया और 1 अप्रैल को कैश आया, तो रेवेन्यू को हम 20 जनवरी को रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ओनरशिप उसी दिन ट्रांसफर हुई थी। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. इसी तरह रेवेन्यू इन केस ऑफ इनकम्स, जैसे इनकम है, रेंट है, इंटरेस्ट है, कमीशन है, इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन टाइम बेसिस, उसको हम टाइम के हिसाब से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे रेंट मार्च का है, उसको मार्च में ही रिकॉर्ड करेंगे, इवन इफ इट इज रिसीव्ड इन अप्रैल, चाहे वो अप्रैल में आए बाद में, लेकिन उसको रिकॉर्ड कब करेंगे? मार्च में। तो टाइम जिस टाइम पीरियड से वो रिलेटेड इनकम है उसी टाइम पीरियड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. नीचे कुछ एक्सेप्शंस, मैंने आपको 3 एक्सेप्शंस अभी बताई थी, मैंने अंडरलाइन नहीं करी है, इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। जैसे इंस्टॉलमेंट बेसिस में मैंने आपको बताया, जितना अमाउंट कलेक्ट हुआ इंस्टॉलमेंट्स का उसको हम रेवेन्यू मानते थे। कंस्ट्रक्शन कंपनी में पूरी कंप्लीशन तक तो आप रेवेन्यू को पोस्टपोन नहीं कर सकते हो, तो जितना पार्ट कंप्लीट कर दिया है आपने ईयर के एंड तक उसको आप रेवेन्यू मान लेते थे। और माइनिंग में जितनी आपने प्रोडक्शन कर दी है, जितना मिनरल एक्सट्रैक्ट कर दिया उसको आप रेवेन्यू मान लेते थे, तो उसमें आप सेल्स के हिसाब से नहीं मानते थे। अश्वित यही बताया था। Yes, sir. किसी को डाउट बच्चे? महक लकीना, क्लियर है बच्चे? Yes, sir. देन मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है? दिस कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। अगर आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको रेवेन्यू को एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है। अगर आप सही सही नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आपको इस कंसेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, in determining the net profits, all costs which are applicable to revenue of the period, all expenses which are applicable to the revenue, मतलब जितने भी expenses जिन्होंने revenue को earn करने में हमारी help करी है, जितने भी expenses basically जिनका benefit हमें मिल चुका है, उससे related goods बिक चुके हैं, should be charged against that revenue। सभी expenses को अपने revenue में से माइनस करना है। कैश दिया या नहीं दिया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अश्मित क्लियर है? Yes, sir. तो नीचे मैंने 4-5 पॉइंट्स बने हुए उसके अंदर अंडरलाइन कर रखा है, उसके बेसिस पर देखते हैं। आपने 4-5 पॉइंट जरूर मेंशन कर देने इसके अंदर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रिंसिपल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दो नॉट पेड इन कैश आर शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं क्योंकि वो ड्यू हो चुके हैं। क्लियर है? Yes, sir. व्हेन सम एक्सपेंस से इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पार्टली फॉर द नेक्स्ट ईयर, कुछ नेक्स्ट ईयर का भी पे कर दिया, the part related to next year will be shown as an expense only next year and not this year। तो जो next year से related expense आपने पे करा वो इस साल हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस को बेसिकली रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Then closing stock is carried over to the next period as opening stock। इस साल का closing stock इस साल ना रिकॉर्ड होकर अगले साल opening stock करके ट्रांसफर हो जाए। ठीक है जी? Yes, sir. Then इनकम रिसीवेबल का मतलब एक्रूड इनकम, अभी बताया था ना, मैंने पैसा कमा लिया है, इट शुड बी एडेड इन रेवेन्यू, उसको तो रिकॉर्ड करना है। जबकि इनकम रिसीव्ड इन एडवांस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम रेवेन्यू, उसको हमने इनकम्स में रिकॉर्ड नहीं करना जो एडवांस में पैसा आया है। यही बताया था बच्चे अभी? Yes, sir. ठीक है जी। मिनल क्लियर है ना बच्चे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे, प्रीपेड को नहीं करेंगे। इनकम रिसीवेबल को रिकॉर्ड करेंगे, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लियर है? हाँ जी। किसी को भी डाउट हो इसमें बच्चे मैचिंग कंसेप्ट के अंदर तो दोबारा से पूछ ले। ये 3-4 पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। आउटस्टैंडिंग को रिकॉर्ड करना है, प्रीपेड को नहीं करना, इनकम रिसीवेबल को रिकॉर्ड करना है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को रिकॉर्ड नहीं करना। उसके अलावा अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको ओपनिंग स्टॉक बना के नेक्स्ट ईयर लेके जाना है, करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं करना। आशना समझ में आ रहा है आपको बच्चे? आशना रामदेव क्या आ रहा है समझ में? Yes, sir. ठीक है जी। देन ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, ऑब्जेक्टिव होता है जो बिना किसी बायसनेस के हो, बिना किसी पार्शियलिटी के हो। सब्जेक्टिव होता है जिसमें पार्शियलिटी होने के चांसेस हो। आशना बच्चे वीडियो ऑफ कर लीजिए, वीडियो क्लोज कर। ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें कोई बायसनेस के चांस ना हो। So this concept requires that accounting transactions should be recorded in an objective manner। मोहिलिन, ये कंसेप्ट कहता है कि ऑब्जेक्टिव मैनर में रिकॉर्ड करो। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? कि उसमें कोई पर्सनल, हाँ जी, उसमें सर विदाउट चीटिंग और कोई पर्सनल।
हाँ, विदाउट मतलब चीटिंग ना हो, कोई पर्सनल बायसनेस ना हो, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट क्या कहता है कि ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस ऑफ एदर मैनेजमेंट और द अकाउंटेंट हु प्रिपेयर्स द अकाउंटेंट। मैनेजमेंट की क्या सोच है, अकाउंटेंट की क्या सोच है, उससे उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हम क्या सोचते हैं उसके हिसाब से रिकॉर्ड नहीं करना, जो सही है उसको रिकॉर्ड करना है। अश्मित ठीक है बच्चे? Yes, sir. So it is possible only when each transaction is supported by verifiable documents. तो अभी बताया ऑब्जेक्टिव होना कब पॉसिबल है, जब हम ट्रांजैक्शंस को डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर रिकॉर्ड करें, वाउचर्स के बेसिस पर रिकॉर्ड करें। जैसे कैश मेमो हो, अगर आप कुछ कैश में खरीदते या बेचते हो तो उसका कैश मेमो बनता है। इनवॉइस या सेल्स बिल होते हैं जब उधार पे हो। बैंक में पैसा जमा कराने की पेइंग स्लिप होती है, कोरेस्पोंडेंस एग्रीमेंट, ये सारे रिटर्न प्रूफ हैं। तो कुछ भी ट्रांजैक्शन हो उसका कुछ ना कुछ रिटर्न प्रूफ जरूर होता है। ये कंसेप्ट कहता है कि प्रूफ के साथ रिकॉर्ड करो, तभी ऑब्जेक्टिव अप्रोच होगी। अगर आप प्रूफ के साथ रिकॉर्ड नहीं करोगे फिर जो है उसमें फिर बायसनेस होने के चांसेस हो जाते हैं, चीटिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है बच्चे? Sir, bill of exchange and invoice same होता है? नहीं, वो अलग होता है बच्चे। इनवॉइस तो जिस दिन बिल बन, जैसे आपने आज उधार पे माल बेच दिया Okay, sir. तो उसका तो इनवॉइस बन जाएगा, उसमें तो गुड्स की भी डिटेल होंगी। हाँ जी। फिर हमने उससे जो पैसे लेने हैं उसका हम अलग से एक डॉक्यूमेंट बनाएंगे। वो बिल ऑफ एक्सचेंज तो ये होता था ना जब क्रेडिट पे सेल्स या फिर परचेज। हाँ, लेकिन उसका इनवॉइस अलग बनता है और बिल ऑफ एक्सचेंज अलग बनता है बच्चे। क्या डिफरेंस होता है? इनवॉइस के अंदर तो पूरी बिल्स की डिटेल आ जाती है ओके सर। और बिल ऑफ एक्सचेंज में खाली हम उससे ये लिखते हैं कि हमने आपको इस डेट को गुड सेल करे हैं, आप ये एग्री करते हैं कि आपने हमें इस डेट को पैसे देने हैं, रेवेन्यू स्टैंप लगती है और उसपे वो साइन करके दे देता है। ओके सर, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप गुड्स को कैश में परचेज करते हो तो ट्रांजेक्शन मस्ट बी सपोर्टेड बाय कैश रिसीट। उसका कुछ ना कुछ कैश प्रूफ तो होगा, कैश मेमो वगैरह होता है। आज ना बच्चे जैसे स्कूल में आप फीस डिपॉजिट करा के आते हो तो वो बिल उसका देते हैं ना, स्लिप काट के, यस सर। तो उसको हमने कैश रिसीट कह दिया। तो प्रूफ तो हर एक ट्रांजेक्शन का होता है। बैंक में पैसा जमा करा के आते हैं तो उसकी पेइंग स्लिप होती है बच्चे। यस सर। तो आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। ये कंसेप्ट क्या कहता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट लगा होना चाहिए, तभी ऑब्जेक्टिव तरीके से रिकॉर्ड होगी। अगर सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं लगा तो फिर बायसनेस होने के चांसेस हो जाते हैं, फिर चीटिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। हम नहीं चाहते कि चीटिंग हो अकाउंट के अंदर। मिनल क्लियर है बच्चे चीज? Yes, sir. Objectivity is one of the reason for adopting the historical cost as the basis of recording transaction, because cost actually paid can be verified from the document. आपको going concern concept में भी बताया था, आपको historical cost concept में भी बताया था। अश्मित, जैसे अभी आप पूछ रहे थे कि एसेट्स को ओरिजिनल वैल्यू से रिकॉर्ड करना चाहिए, मार्केट वैल्यू से नहीं करना चाहिए। यस सर। ऑब्जेक्टिविटी भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम हिस्टोरिकल कॉस्ट से रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका तो सोर्स डॉक्यूमेंट मिल जाएगा, मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है उसका कोई प्रूफ नहीं होता। यस। वही ना, ओरिजिनल कॉस्ट है, उसका बिल है, 10 लोगों को दिखाओगे, क्या 10 के 10 लोग एक जैसा बताएंगे? नहीं बताएंगे। लेकिन मार्केट वैल्यू में सब्जेक्टिव अप्रोच आ जाएगी। अगर आप 10 लोगों से मार्केट वैल्यू पूछोगे, 10 के 10 अलग बताएंगे, सेम बताएंगे? सर अलग बताएंगे। तो वहां पर सब्जेक्टिव अप्रोच आ गई। तो अकाउंट्स हमने ऑब्जेक्टिव तरीके से बनानी है, इसलिए हम ओरिजिनल कॉस्ट को रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, इसलिए मार्केट वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करते। यहाँ पर भी वो एग्जांपल आ गया। क्लियर है? यस। किसी को डाउट इसके अंदर बच्चे? 3 कंसेप्ट मैंने बता दिया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन बता दिया, मैचिंग कंसेप्ट बता दिया, ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट बता दिया। किसी को भी डाउट हो तो बच्चे दोबारा से क्लियर। एक सेकंड।